ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, ये तस्वीर नेपाल की है। रवि धामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं नेपाल के। रवि जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे थे लगातार अपने दर्शकों को, ये सीसीटीवी की फुटेज है, कहाँ की है सर? इसकी लोकेशन कुछ आइडेंटिफाई हो पाई है क्या? रसुआ नुआकोट के इसी एरिया के अभी जो जिस एरिया में ज्यादा क्षति हुई थी, ये जैसे ड्रोन उस एरिया में अभी उतार के लिए 3 ड्रोन कैमरा भी परिचालित कर दिया है और 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए उधर गए हुए हैं। और वहां से कम 2 दर्जन लोगों को, जो लोग सुरंग के अंदर थे, वो लोग, उनको लगा कि ये अभी का भूचाल निकले करके वो सुरंग के बाहर आए। उसके बाद बाहर देखा, बाहर देखने के बाद वो लोग कुछ लोगों को मतलब रेस्क्यू कर पाए, लेकिन सुरंग के अंदर भी बहुत सारे लोग लेदो। ठीक है रवि जी आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव कुमार जी हैं, पूर्व डीजी एनडीआरएफ के। संजीव सर, ये जो तस्वीरें हैं सर, ये हर किसी के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, तिब्बत में अगर ग्लेशियर फटता है, नेपाल में ये बर्बादी मचती है, क्या कोई अलर्ट जारी नहीं हो पाता है सर? वक्त बहुत कम होता है, या अलर्ट अगर जारी हुआ भी होगा तो रेस्क्यू के लिए, खुद को बचाने के लिए वक्त बहुत कम बच पाता है? संजीव सर। या मैं संजय कुमार। जी संजय सर, माफ कीजिए संजय सर। जैसा कि आपने कहा कि इसमें जब ये अचानक ही फ्लैश फ्लड्स आता है, और जो ये अपेरेंटली जैसा कि पिछले वर्ष भी हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी ग्ल्फ का ही मामला है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो होता है, वो जो फ्लड कॉज करता है, वो भी सडन होता है। ऊपर से अगर कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो और भी हालत खराब होती है। तो ऐसे सिचुएशन में, जो कि ये रिमोट एरिया में होता है और सडनली इसमें फ्लड आता है, क्योंकि कम जगह पर ही कंसंट्रेटेड बारिश भी होती है, या फिर ग्लेशियल आउटबर्स्ट अचानक होने से फ्लैश फ्लड आता है, तो इसमें वार्निंग के लिए बहुत ही कम समय होता है ताकि वार्निंग इशू हो सके, या फिर नहीं के बराबर होता है। इसलिए इसमें डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है। इस फ्लड से जो वहाँ पर मिट्टी है, वो भी चूँकि बारिश होती रहती है तो गीली होती है, वहाँ पर पेड़ उखड़ते हैं, बड़े बड़े बोल्डर, रॉक्स, सब उसके साथ मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सर, ये जो विजुअल हम चला रहे हैं, इसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये 5 मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है सर, जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जमींदोज हो जा रही है सर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जब इसमें इतना रश होता है पानी का, तो इसके साथ इतना फोर्स होता है कि वो बड़े बड़े रॉक्स, बोल्डर्स और जो पेड़ उखड़ते हैं बड़े बड़े, वो साथ में उसके साथ मूव करते हैं, और उस ताकत से और पानी की ताकत से, चाहे वो ब्रिज हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, सब तबाह हो जाती है, सब डैमेज हो जाता है और सभी धरती में आग मिलते हैं। तो इसका पावर इतना अधिक होता है और इम्पैक्ट इतना अधिक होता है, फ्लो के कारण मोमेंटम इतना अधिक होता है। ऊपर से अगर ये रॉक बह रहा है, चाहे वो बड़े बड़े बोल्डर्स बह रहे हैं, साथ में बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके उसके साथ मूव कर रहे हैं, तो उन सब के इम्पैक्ट से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। संजय सर, जो रवि धामी सीनियर जर्नलिस्ट नेपाल से जुड़े, उन्होंने बताया कि लगभग 50 से ज्यादा गांव हैं जो इफेक्टेड हुए हैं इस फ्लड से। पहली प्रायोरिटी इस वक्त सर रेस्क्यू की होगी, लेकिन इस वक्त चुनौतियां क्या आ रही होंगी रेस्क्यू को लेकर? पानी का लेवल अभी हाई है और ये फ्लो है, तो वहां पर अभी मुझे लग रहा है कि हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू भी तो इससे इजी नहीं रहा होगा, जो आपके पिक्चर से लग रहा है। तो लेकिन सरकार जरूर ही वहां पर भी प्रयास कर रही होगी लोगों को बचाने का। पहला प्रयास यही होगा कि लोगों को जो बचे हुए हैं सेफर प्लेसेस पर उनको ले जाएं, जो कि वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पा करके वहां पर वो रह सकेंगे। और फिर उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए बड़े मैसिव वे पर, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा लगता है, और उस बिल्डिंग में अगर समय कम रहा होगा तो लोगों के ट्रैप होने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है। संजय सर, ये जानकारी आ रही है कि बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये जो नेपाल में त्रासदी सर देखने को मिल रही है, इसका असर बिहार में भी हो सकता है क्या? और क्या स्केल जो होगा वो कम हो जाएगा, ये मान लिया जाए? नहीं, उसमें डिपेंड करता है कि कितना पानी उधर गया है, क्योंकि बिहार थोड़ा आते आते वो प्लेन्स में होता है। अभी ऑलरेडी बिहार में, नॉर्थ बिहार में कोसी का पानी वहाँ के बांध खुलने से आ रहा था। नॉर्थ बिहार में नेपाल की तरफ से जो बांध खोला गया, उसमें ऑलरेडी पानी आया हुआ था। और ये जो रिवर है, जो आपने बोटे काशी कहा, ये त्रिशूली रिवर में नेपाल में मिलते हैं, और उसके बाद यह भारत में जब एंटर करते हैं तो यह गंडक रिवर होती है। तो गंडक रिवर के कारण जो बाढ़ है वो भी उस बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को, और वहाँ पर फसलों का नुकसान, आजीविका का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान वहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि 2008 का जो मैसिव फ्लड था, जिसके लिए जाना जाता है, और एनडीआरएफ का पहला बड़ा ऑपरेशन वहाँ पर हुआ था, वो भी
उसी कोसी बेल्ट के कारण था, जो कि नॉर्थ बिहार में नेपाल के बांध से पानी छोड़ने के कारण या बांध डैमेज होने के कारण आ गया था। और पानी जो नेचुरल कोर्स है, जो पुराना होता था बांध, उसको तोड़ते हुए जो पुराने उनका स्ट्रीम था उसको वो फॉलो कर रहा था, जिसके कारण कि जब वहां पर आबादी बस गई, वहां पर खेती होने लगी, तो सबको डैमेज करते हुए गया था। और इस तरह हजारों संजय लोग सर, प्रभावित हुए जो थे। नेपाल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि 50 से ज्यादा गांव हैं और 2 से 4 लाख के आसपास आबादी है उस इलाके की, जिसको जो प्रभावित हुई है इस बाढ़ की विभीषिका में। आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी नेपाल जैसे देश के सामने कि इस ग्रामीण इलाके में रेस्क्यू करके जो ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां हैं उनको बचाया जा सके? यहाँ हिल्स में और भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, वहाँ पर अप्रोच लिमिटेड होते हैं और जगह पर पहुँच पाना मुश्किल होता है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। जैसा मैंने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर से भी अगर नैरो वैली में जाया जाए तो वहाँ पर डिफिकल्टीज आती हैं। वहाँ मेटीरियोलॉजिकल क्या वहाँ पर फोरकास्ट है, उसका पता करना होगा, विंड कंडीशन क्या है, आगे के लिए सेकेंडरी वार्निंग। सर, इतने बड़े स्केल पर मची तबाही में रेस्क्यू करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है देशों के पास, और खासकर नेपाल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी सर? जैसा मैंने कहा कि इसमें जहां पर पानी का फ्लो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें तो अभी नामुमकिन लगता है, जो आपने देख कर कहा कि उसके अंदर जा करके। लेकिन जो बाहर से, जैसा मैंने कहा कि जितने लोगों को सेफर प्लेसेज पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है, वो एफर्ट जरूरी वहाँ चल रहा होगा। और सरकार भी वहाँ पर कोशिश कर रही होगी। वहाँ के जो रेस्क्यू टीम्स हैं वहाँ निश्चित रूप से डिप्लॉयड हो रही होंगे और उनको निकालने के भरसक प्रयास हो रहे होंगे। उसके अलावा जैसे ही पानी वहाँ पर कमता जाता है, वातावरण स्थिर होता है, तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव और राहत के कार्य निश्चित रूप से शुरू किया जाएगा। और ये सबकी प्रायोरिटी होती है, सारे फोर्सेज की प्रायोरिटी होती है। और संजय सर, ये जो तस्वीर सर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 5 मंजिला, ये कुछ ही सेकंड्स में जमींदोज हो जा रही है। ये सामान्य प्रक्रिया होती है सर? सामान्य अगर कहीं क्लाउड बर्स्ट होता है, ग्लेशियर बढ़ता है, या ये असामान्य है? ये जो बर्बादी, त्रासदी की तस्वीरें हैं, ये बड़े स्केल पर बर्बादी की कहानी को कह रही हैं। जी हाँ, एक तो कितना क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कितना उसमें बड़ा फ्लड आया है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, अगर ये तो नेचुरल कोर्स जो रिवर का होता था उसके सामने अगर बने हैं, तब वो डैमेज का चांस ज्यादा होता है। अगर उसमें सिर्फ फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल को ध्यान रख के बनाया गया है, तो चांसेस कम होते हैं और या ना के बराबर होते हैं। लेकिन इस तो देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये या तो ये हाईएस्ट फ्लड लेवल के अंदर था, या फिर कोर्स के, रिवर कोर्स के जो नेचुरल कोर्स है उसके बहुत ही नजदीक था, जिसके कारण के ऊंचे ऊंचे लहरें जब उठी तो, और उसके साथ जो भी इम्पैक्ट वहां पर आया, चाहे वो पानी का था या बोल्डर का था, रॉक का था, उस सबको के कारण इसको जमींदोज होना पड़ा बिल्डिंग को। तो पानी के इम्पैक्ट के सामने ये इंफ्रास्ट्रक्चर टिक नहीं पाते हैं, जैसा आपने संजय सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ।